हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारी 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 14 क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी? ये आपको IT फाइटर यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर मिल जाएंगी। ये 14 क्लासेस इसलिए आपको देखना ज़रूरी क्योंकि जो AITT का एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर वीक में होने वाला है 27-28 दिसंबर को, तो वो सारे क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। जो हम क्लासेस ले रहे हैं यहीं से 100% क्वेश्चन आएंगे अगर आप सारी क्लासेस को देख लेते। क्लासेस क्यों देखना जरूरी? इसलिए क्योंकि आपको पता है ये जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन निम्मी क्वेश्चन बैंक है, निम्मी की PDF है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए। तो हम यहाँ पर जो उसके राइट और कंफर्म आंसर वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसलिए आपको वीडियो देखना जरूरी होता है ताकि वहाँ पे आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि 14 क्लासेस अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो 1-2 दिन में उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पे देखने वाली मिलेंगी। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना IT फाइटर को और बेल आइकन ऑन कर लेना। जैसे आप ये सब 2 काम कर लेते हो तो वीडियो जब भी अपलोड होगा, क्योंकि डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में हम कोशिश करेंगे कि दोनों टाइम अपलोड हो, ताकि आपका कम टाइम में, क्योंकि आपके पास 10 से लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें आपको 700 क्वेश्चन कराने, क्योंकि 200 क्वेश्चन हमने लगभग करा दिए हैं और आपके 900 टोटल क्वेश्चन है निमी में और 200 क्वेश्चन करा दिए, लगभग 700 बचे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में डेली 50 क्वेश्चन करा दे, जिससे कि आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, निमी के क्वेश्चन एक एक क्लियर करा दे। ठीक है, इसलिए पिछली क्लासेस को आप कंप्लीट कर लेना है। दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। ये सब कुछ हमने आपको मेन पॉइंट हमने बता दिया। दूसरी बात ये कि अभी तक हम लोगों ने 215 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 214 क्लासेस में हम लोगों ने कितने 215 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग 216 नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 216 नंबर में उसे पूछा है कि व्हाट इज़ द टूल मार्क्ड एज एक्स इन द रिविटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण कर गया। जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या है कि फिगर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने एग्जाम में, और इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ये संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इमेज वाले क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, वो टफ होते हैं थोड़ा सा, इसलिए आप लोग के वहाँ पर गलत हो जाते हैं। इसलिए इमेज वाले क्वेश्चन को हर एक चीज़ को समझना है कि इमेज वाले क्वेश्चन को भूलना नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इमेज वाले क्वेश्चन के पर्टिकुलर एक वीडियो ले आएंगे तो क्या होगा, केवल इमेज वाले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आप जब वीडियो एग्जाम देने जाओगे तो इमेज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे गलत नहीं होंगे, तो अच्छे से आप पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी ले आओगे। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से इमेज वाले आने, जैसे कि इमेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताना। ये 2 टूल हैं, आपको अगर थ्योरी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये कौन से 2 टूल होते हैं। एक को हम बोलते हैं काकिंग टूल, एक को बोलते हैं फुलरिंग टूल। अभी क्वेश्चन ये दोनों से पूछता है, कभी इस एग्जाम में इसको भी पूछ लेता है, ये इसको क्या बोलते हैं, कभी इसको पूछ लेता है। याद करने का ट्रिक ये है कि मान लो एक गाड़ी है, इसमें एक सीट यहाँ पर है और एक सीट ऊपर है। ठीक है, ये 2 सीट है। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो एक लेडीज है और एक पुरुष है। तो यहाँ पर मान लो जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और हम बॉक्स बना लेते हैं। मान लो ये क्या है, महिला है और ये क्या है, पुरुष है मान लो। ठीक है, इनको एक जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये P नाम का, ये इनको क्या कह रहा है, ये काकी। ठीक है, ये लेडीज जो है इनको मान लो काकी के नाम से संबोधन कर रहा है, काकी के नाम से बुला रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो ये दूसरा पुरुष जो है उसको फूफा बोल रहा है ना। तो ये जो, क्योंकि पहली प्राथमिकता महिला को दी जाती है कि आप बैठ जाइए और ये अंकल नीचे बैठ जाएंगे, है ना, बोलते नहीं सामान्य, तो पहले ही प्राथमिकता कि भाई लेडीज खड़ी है तो इनको बैठा दीजिए। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता काकी को, तो काकी, तो यहाँ पे ऊपर जो रहेगा, ऊपर ये हमेशा क्या होता है, काकिंग टूल बोलते हैं। ये नीचे जो टूल रहता है, फूफा जी नीचे बैठ जाइए, नीचे फर्श में बैठ जाइए, तो वो उनके जो यहाँ पे नीचे जब भी पूछा जाएगा नीचे वाला, तो उसको हम बोलते हैं फुलरिंग टूल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो नीचे जब भी पूछा जाए तो उसको हम बोलते हैं फुलरिंग टूल, और जो ऊपर पूछा जाएगा तो काके टूल। कैसे याद रखेंगे, काके जी बैठ जाइए तो ऊपर वाली सीट जो है उसमें बैठ जाइए, अगर ये वाला पूछा जाए तो नीचे पूछा गया तो फूफा जी नीचे बैठ जाइए। इस टाइप से याद रखना है। देखिए यहाँ पे कोई हंसी मस्करी नहीं हो रही, बस आपको याद करने का तरीका बता रहे कि किसी भी प्रकार से आप याद रखिए, जो भी आपको एग्जाम्पल समझ में, किसी भी तरीके, हमें जो समझ आया हमने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। तो ऊपर वाला यहाँ पे फिगर से पूछा गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम काकिंग टूल बोलेंगे, और नीचे वाला पूछा जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, उसको फुलरिंग टूल बोलते हैं, अगर ये पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इस रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। 217 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से बताना है आपको। ये इमेज वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत कम अलाउंस है, प्लेटों के बीच में बर है, प्लेट में छेद के लाइन में नहीं है, रिवेट बॉडी लंबवत में, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया गया प्लेटों के बीच में बर। तो प्लेटों के बीच में क्या बर हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है प्लेटों के बीच प्लेट में छेद लाइन में नहीं है। जो प्लेटों के बीच जो हमारा होल है रिवेटिंग के लिए, जो हमारा होल बनाया है, वो कह रहा है ऑप्शन में कि ये सीध में नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सीध में है ना। ऐसा तो है नहीं कि तिरछा हो या मान लो ऐसे होल हो फिर ऐसे कटा हो, ऐसा तो है नहीं, सीधा ही होल यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर, रिवेट बॉडी में लंबवत नहीं है। तो रिवेट जो बॉडी है वो भी हमारी लंबवत ही है। प्लेट के भी आप मान सकते हो, इसमें इन्होंने क्या कहा? रिवेट बॉडी लंबवत है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? दोष बोला है। बाकी ये सब चीज़ें सही है। ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पूछा दोष हमारा क्या है, इसमें अलाउंस कम है। अलाउंस आप जानते हो ना, इसमें मटेरियल कम है रिवेट हेड में, यही हमारा दोष दिख रहा है कि जो रिवेट का हेड है ये हमारा क्या है, इसमें अलाउंस कम है। ठीक है। प्लेटों के बीच में बर, ये कोई दोष नहीं लग रहा है। प्लेट छेद में लाइन में नहीं, ये भी हमारा कोई दोष नहीं दिख रहा है। और रिवेट हेड मतलब परपेंडिक जो हमारा रिवेट है वो लंबवत नहीं है, ये भी हमारा दोष नहीं दिख रहा है। दोष क्या दिख रहा है? दोष ये दिख रहा है कि जो रिवेट हेड है वो छोटा है। ये देखो रिवेट हेड बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब क्या है, इसमें अलाउंस कम दिया गया है। नेक्स्ट तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। याद क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टूल इज यूज टू make fluid tight joint by pressing the rivet edge plate। रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पिछली क्लास में अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो हमने बताया था, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए फ्लूइड टाइट जॉइंट, ये भी क्वेश्चन अगर दिया जाए कि फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या बताया था? एफ से हमने बताया था फुलरिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फुलरिंग टूल। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो फ्लूइड टाइट जॉइंट, ये वर्ड देखना है। फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए अगर पूछा जाए किस रिवेटिंग प्लेट में हम टूल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एफ से फुलरिंग टूल। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 में पूछा है, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें सबसे पहले जानना होगा हेम और सीम क्या होता है। हेम होता है कोई सीट है उसको मोड़ देना, एक बार मोड़ना या 2 बार मोड़ना। 1 बार मोड़ेंगे तो उसको सिंगल हेम बोलेंगे, 2 बार मोड़ेंगे तो उसको हम डबल हेम बोलेंगे। ये हमारा हेम होता है सीट को मोड़ना। सीम क्या कहलाता है? सीम होता है 2 सीटें होती हैं, मान लो 2 सीटें हैं पतली पतली, उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? सीम कहलाता है या सीमिंग कहते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? तो अलाउंस की आवश्यकता क्यों होगी? आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या हम अच्छी दिखावट के लिए करते हैं? सेकेंड ऑप्शन है किनारों को नुकसान बचाने के लिए, सीम पर ओवरलैपिंग से रोकने के लिए, नहीं, सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार रखने के, मेंटेन करेक्ट साइज। हम हेम इसलिए देते हैं ताकि जो किनारे हैं वो ख़राब ना हो, सीट को मोड़ देते हैं प्रॉपर, है ना, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। और सीम क्यों करते हैं? मतलब कि 2 सीटें हैं, हम क्यों इसमें सीटों को जोड़ते हैं? ताकि मजबूती प्रदान हो, है ना, इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, सीटों में मजबूती आए, इसलिए हम 2 सीटों को जोड़ देंगे तो और सीट और मजबूत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसलिए हम अलाउंस देते हैं। तो मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोड़ और शोल्डर के लिए निम्न कौन सी सीट धातु सबसे आसान है? ऑप्शन है टिन प्लेट, सेकेंड ऑप्शन है लेड, जस्ता, स्टेनलेस स्टील, ये ऑप्शन है। तो क्या होगा राइट आंसर? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु है? तो देखिए यहाँ से आपको ट्रिक पकड़ना है कि शोल्डर में क्या होता है? लेड और टिन होता है ना। अच्छे से पता है कि लेड और टिन होता है उसमें किसकी प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है? कौन सा इसमें जो मेटल होता है कौन सा ज़्यादा होता है शोल्डर में? वो हमारा टिन ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है शोल्डर
जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु सीट की सबसे आसान है? वो हमारी टिन प्लेट होती है। टिन प्लेट कैसे याद रखना है? शोल्डर में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? टिन की होती है ना। शोल्डर में लेड और टिन होता है, किसकी मात्रा अधिक होती है? टिन की होती है। टिन प्लेट इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आपको लेड भी देखने को मिलेगा। लेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि लेड हमारा शोल्डर में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर, हमसे पूछा है विच, इसको जूम कर देते हैं, विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो सीट मेटल के काम में कौन सी हमारी जो मेटल होती है बहुत ही नरम और भारी होती है। तो अगर वो हैवी पूछ रहा है ना, कौन सी मेटल हैवी है, तो वो हमारी होती है लेड। अगर यहीं पे वो पूछ देता कि हल्की है, वो कौन सी मेटल है जो हल्की है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता? वहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम होता। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी धातु जो है वो सॉफ्ट भी है और भारी भी होती है, वो हमारी लेड होती है। राइट आंसर इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन इज द सही है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर, विच सीट मेटल विथ स्टैंड कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर? कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो कौन सी मेटल है जो सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? वो हमारी होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो सीट होती है, ये हमारे मौसम, किसी भी प्रकार का मौसम हो, वो ये हमारा मेटल जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसको सह लेता है। तो कौन सी धातु है जो सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है? इंग्लिश में देखेंगे, विच स्टैंड मेटल विथ स्टैंड कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर। ठीक है, मौसम के लिए याद रखिएगा। तो मौसम को जब वर्ड दे देता है तो हमको गैल्वेनाइज्ड आयरन पे लगाना है। अगर मौसम वर्ड उसने दिया है तो हम क्या लगाएंगे? गैल्वेनाइज्ड आयरन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिवेटिंग ऑपरेशन में, ठीक, तो ऑप्शन क्या है? रिवेट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु का जोड़ बनाना, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। तो सिंपल सा आपको पता है रिवेटिंग में हमारा ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होता है? हमारा जो रिवेटिंग के लिए जो हम होल बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर क्या है? एक सीध में रखने के लिए हम ड्रिफ्ट का काम करते हैं। देखिए, अलग अलग ड्रिफ्ट का उद्देश्य अलग अलग होता है। अगर आप ड्रिलिंग मशीन में पढ़ोगे, जब आप ड्रिल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट का उद्देश्य अलग ही होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ड्रिल मशीन का जो हमारा मेन स्पिंडल होता है, वहाँ से हम ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, या स्लीव एंड सॉकेट को निकालने का प्रयोग करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारा रिवेटिंग चैप्टर, सीट मेटल चैप्टर से है ना, रिवेटिंग चैप्टर से जब भी ड्रिफ्ट का पूछा जाएगा तो वहाँ पे ड्रिफ्ट का जो हमारा उद्देश्य होता है, वो रिवेटिंग किए गए होल को एक सीध में रखने के लिए हम ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। रिवेट करने वाले छिद्र, रिवेट करने वाले जो होल है, उसको एक सीध में रखने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताएं। तो ये एक्स के रूप में चिन्हित है, इसको क्या बताना है? इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए फ्रेंड्स। अभी हमने एक ट्रिक बताई थी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तो एक क्वेश्चन में ऊपर याद कराया था, तो अच्छे से बताना है। यहाँ पर एक टूल दिया गया है, इस टूल का नाम बताना है। क्या होगा नाम? तो हमने बताया था जब यहाँ पर टूल बना होता है, जब उसका टूल का फिगर यहाँ पर बना होता है, तो हमने ऊपर बताया था कि ऊपर वाली सीट पर कौन बैठेंगी? काकी जी बैठेंगी। नीचे वाली सीट, ये नीचे वाली सीट है, इस पर कौन बैठेंगे? फूफा जी बैठेंगे। तो फा से फुलरिंग। तो ये हमारा कौन सा टूल हो गया? यहाँ पे फुलरिंग टूल हो गया। जो पिछले क्वेश्चन पीछे जो पूछा गया था, वो यहाँ पर फिगर बना हुआ था और पूछ रहा था कि ये हमारा कौन सा टूल है, तो वो हमारा काकिंग टूल था वो हमारा। ठीक है, अब इसमें एक विशेषता ये होती है, जो हमारा फुलरिंग टूल होता है, इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है, ये सीट की चौड़ाई के बराबर होता है। आप देख रहे होगी सीट की जो चौड़ाई है इसके बराबर है। ये सीट की चौड़ाई आप देख पा रहे हो, ये जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई के बराबर ही हमारा फुलरिंग टूल की कटिंग एज की चौड़ाई के बराबर होता है। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा फुलरिंग टूल होगा, क्योंकि फिगर टूल क्या हमारा नीचे बना हुआ है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? कौन सा हैमर है जो रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है? वो हमारा होता है बॉल पिन हैमर। आपको अच्छे से पता है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग के लिए रिवेटिंग कार्य में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है, विच नॉच इज कट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री टू
द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। ठीक है, तो ये नोच क्या होता है, देखिए ऐसे होता है, यहाँ पर हम कोना काट देते हैं। कोई भी चीज़ें, कोई सीट है वो क्रैक ना हो इसलिए हम एक नोच काट देते हैं कुछ दूरी पर, उसी को हम बोलते हैं नोच बोलते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के होते हैं, वाई नोच होता है, स्लैंट नोच होता है। तो ये पूछा है वो कौन सा नोच है जिसको हम 45 डिग्री पर काटते हैं, तो वो हमारा होता है, कौन सा नोच होता है, तो वो हमारा स्लैंट नोच जो होता है। हमने सीट मेटल चैप्टर आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि स्लैंट नोच जो होता है हमारा 45 डिग्री पर काटा जाता है। अगर वाई नोच पूछा जाए तो वाई नोच हमारा 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। अगर पूछा जाए स्क्वायर नोच कितनी डिग्री पर काटा जाता है, तो देखिए स्क्वायर नोच इस टाइप से होता है, तो इसको भी आप 90 डिग्री में इंक्लूड कर सकते हो। बुक में तो नहीं दिया है लेकिन 90 डिग्री ही होगा। स्ट्रेट नोच भी आप इसी टाइप से स्ट्रेट नोच का दूसरा नाम याद रखिएगा, स्ट्रेट नोच को हम स्लिट नोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम स्लिट नोच भी बोलते हैं। स्लिट, स्लिट मतलब SLIT है ना, स्लिट। ठीक है, याद रखना। तो सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है, वो हमारा स्लैंट नोच होता है। जो वाई नोच होता है वो 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ द सीट मेटल टुगेदर। सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट क्या। इसमें देखिए अभी हमने पीछे अभी हमने बताया भी था, हेम और सीम के बारे में जब बता रहे थे तो हमने बताया था कि सीट धातु के दो किनारों को, सीट धातु है, ये दो धातु हैं, इनके किनारों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो आप मान लो सीट किनारे के जो आपस में अगर आप जोड़ रहे हो तो इनको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इनको हम बोलते हैं सीम, है ना। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दो सीट को आपस में जोड़ना, दो सीट के किनारों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। हेम क्या होता है, हेम होता है सीट के एक किनारे को मोड़ना। ठीक है, वो हमारा हेम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। व्हाट इज़ द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म पाउडर। वो कौन सा हमारा सोल्डरिंग है, ठीक है, वह हमारा कौन सा सोल्डरिंग है जो पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वह जो फ्लक्स है, ठीक है, इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, तो वो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड जो हमारा होता है ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये फ्लक्स होते हैं। रेजिन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पिछली क्लास आप 14 क्लास देखोगे तो हमने उसमें बताया था कि किस पाउडर के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो वो भी वहाँ पे पूछा जाता है कि हम मान लो हमें स्टील की हमें सोल्डरिंग करनी तो वहाँ पर कौन सा फ्लक्स करेंगे, ये यूज करेंगे। तो हमने बताया था स्टील के लिए अगर पूछता है तो हम अमोनियम क्लोराइड शायद बताए थे। तो देख लीजिएगा पिछली क्लासेस में बहुत सारे हमने आपको बताए थे, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। 14 क्लास आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 229, इस सीम के प्रकार का नाम दे। तो 229 नंबर आपसे पूछा गया है, ये हमारा फिगर बना हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो फिगर वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। देखिए एक दो सीम आपको याद रखना है, एक लैप सीम होती है, एक बट सीम होती है। लैप सीम जो होती है एक के ऊपर एक होती है। लैप सीम का मतलब होती है एक सीट के ऊपर दूसरी चीज ऐसे होती है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखी होती है। बट सीम जो होती है वो सीध में होती है, इस टाइप से होती है, ठीक है। मतलब सीम क्या मतलब सीटों को जोड़ना। तो दो सीटों को जब हम एक सीध में जोड़ते हैं तो वो हमारा मान लो ऐसे जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे बट सीम बोलेंगे। अगर मान लो हम उसे क्या है एक के ऊपर एक जोड़ते हैं, इस टाइप से अगर हम सीट को जोड़ रहे हैं तो उसे हम बट सीम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर ना। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एक के ऊपर एक सीट है ना, ये आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ तक नीचे आई हुई है ये वाली सीट, है ना, ये वाली, और ये ऊपर है, तो एक के ऊपर एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लैप सीम बोलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मान लो ये जो नीचे गई है ना सीट, ये नीचे ना जाके इसी के ऊपर होती तो मतलब क्या, एक सीट और दूसरी सीट क्या है, आपस में आमने सामने। जब आमने सामने होता है तो हमारा क्या होता है, बट होता है, बट सीम बोलते हैं, याद रखिएगा, बट सीम जब, ठीक है। लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहे हैं तो वो हमारा लैप सीम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच रिवेट इज यूज टू एवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए जो रिवेट हम प्रयोग करते हैं उसमें एक हमारा रिवेट हेड होता है, तो इस हेड को बचाने के लिए, ठीक है, हम वहाँ पे हेड को कटने से बचाने के लिए, प्रक्षेपण मतलब कि कटने से बचाने के लिए वहाँ पर हम कौन सी रिवेट का प्रयोग करेंगे। तो वो ऐसी कौन सी रिवेट होती है जिस पे हमारा हेड नहीं होता है, तो वो हमारी कौन सी होती है, काउंटर सिंक हेड रिवेट होती है ना। काउंटर सिंक हेड रिवेट हमारी यहाँ पर ये थोड़ा सा हेड टाइप में नहीं होती है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो स्नैप हेड रिवेट होती है, पेन हेड रिवेट होती है, तो इसमें तो हमारा प्रॉपर एक हेड होता है, तो ये इसलिए ये हमारी आंसर नहीं होंगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा काउंटर सिंक हेड रिवेट होगा राइट आंसर। तो इस रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोजेक्शन हेड रिवेट में प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर सिंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए हम रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बकिंग क्या होती है, प्लेट है उसमें रिवेट लगी हुई है, तो बीच में मान लो क्रैक हो गया, दो रिवेट के बीच में क्या है, मान लो एक रिवेट यहाँ लगी, एक रिवेट लगी यहाँ पर लगी है, और तो इसमें मान लो अगर क्रैक आ जाता है, तो क्रैक कब आता है, वो जब हमारा ये समझ लीजिए रिवेट का व्यास अधिक है या फिर पास हो गई, तो ये सब कई सारे टाइप के होते हैं, रिवेटिंग दोष में आते हैं, वो जब आप पढ़ोगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को समझना है, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो क्या है, बीच में क्रैक ना हो, जो प्लेट है इसमें क्या हो, क्रैक ना हो। फिर से हम बना देते हैं एक फिगर, ठीक है। मान लो एक रिवेट यहाँ पे लगी हुई है और एक रिवेट यहाँ पे लगी हुई है, तो बीच में जो हमारी मान लो ये जो हमारी प्लेट है, ये बीच में ये क्रैक ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारी दो रिवेट हैं इनकी बीच की दूरी न्यूनतम 3D रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 3D। डी क्या होता है, रिवेट का हमारा व्यास होता है। अगर ये जो 3D है, जो हमारे जो दोनों रिवेट के बीच में जो साइज है ये 3D, अगर ये कम होगा तो फिर क्या होगा, बीच में क्या हो जाएगा, एक तनाव होगा, है ना। तनाव होगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगी सीट, और क्रैक हो जाएगी तो उसी को हम बकिंग बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बकिंग से बचने के लिए हम रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कितनी रखी जानी चाहिए, 3D रखनी चाहिए। मान लो रिवेट का व्यास अगर हमारा 1 है, तो हमारा जो बीच का गैप कितना हो जाएगा, वो हमारा 3 mm हो जाएगा। जैसा भी mm में है तो आप mm में इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना। तो डी का व्यास अगर 1 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर व्यास का 2 है तो हमारा यहाँ पे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस प्रकार से तो बकिंग से बचने के लिए हम रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी 3D रखते हैं, ये हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो प्लेट है इसके बीच में दो रिवेट लगी हुई है, इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसकी बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम पिच बोलते हैं। और ये जो हमारी रिवेट है, अगर ये किनारे से पूछा जाए कि सीट के किनारे से जो हमारी पहली रिवेट होती है ना, सीट के किनारे से अगर पूछा जाए तो ये हमारा कितना रखा जाता है, तो ये हमारा 1.5D रखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको हम क्या रखते हैं फ्रेंड्स, 1.5D रखा जाता है। डी हमारा क्या है, यहाँ पे होता है रिवेट का हमारा ये व्यास होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जैसे हमने इसको बताया ना, इसको पिच बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम मार्जिन बोलेंगे। कहाँ से कहाँ तक के मार्जिन को बोलेंगे, ये मान लो हमारी प्लेट है, कहाँ से कहाँ तक हम ये भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर रिवेट लगी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी प्लेट के किनारे से और रिवेट के एक सेंटर से, इसके बीच में जो होगा वो हमारा मार्जिन कहलाता है। अगर दूसरी रिवेट यहाँ पर लगी हुई है तो इसके बीच में जो गैप होगा वो हमारा पिच कहलाता है। पिच जो होता है हमारा वो 3D होता है, ठीक है। और ये जो हमारा मार्जिन होता है, मार्जिन कितना होता है, 1.5D होता है। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 232 नंबर ये है हमसे। अब वेल्डिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। थोड़ा वेल्डिंग आप लोगों के लिए टफ भी होगा, इसलिए अच्छे से समझना है हम। चलिए क्वेश्चन पूछा है, स्टेनलेस स्टील के लिए गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। विच फिलर मेटल, इंग्लिश में देख लेते हैं, विच फिलर मेटल, विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग और स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील
कि अगर हमें वेल्डिंग करना है, और कौन सी वेल्डिंग में पूछ रहा है, हम गैस वेल्डिंग में हमें स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करना है, तो हम किस फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हमें गैस वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील की अगर हमें वेल्डिंग करना है तो वहाँ पर हम किसकी कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का हम प्रयोग करते हैं फिलर रॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस गैस का नाम ये हमारा वेल्डिंग दोष दिया गया है, तो पूछा है कि ये कौन सा हमारा वेल्डिंग दोष है। तो यहाँ पे आपको फिगर ही से समझ रहा होगा, यहाँ पे कुछ गल जैसा रहा है ना, क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पिघलने की कमी, यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन का यहाँ पे दोष दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट विल केस इफ द नोजल टच द मोल्टन पूल। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। जिन्हें थ्योरी क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन उनको रट्टा ही मारना होगा। तो रट्टा मारने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता दें कैसे इसको आप याद रखोगे, क्योंकि आज अभी आपको आंसर पता होगा, हो सकता है आपने आज पढ़ा हो, लेकिन 2-3 दिन बाद आप इसे भूल जाओगे। तो इसको याद करने की ट्रिक है, एक छोटी सी है। एक नोजल नाम का व्यक्ति है, नोजल में ना के पहले यहाँ पे हम माँ जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नोज लिखा, तो यहाँ पे हम माँ जोड़ देते हैं। तो माँ जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा मनोज। मान लो यहाँ पे मोल्टन के नाम से या किसी भी लड़की का नाम आप सोच लीजिए, मोल्टेनियम, कुछ भी आप जो भी सोचना है आप सोच लीजिए। तो मान लो ये बस एक ट्रिक बता रहे हैं, इसमें आपको मतलब आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बस आपको याद रखना है। तो नोजन नाम का एक लड़का है जिसने मोल्टन नाम को मान लो एक लड़की को टच किया, और इसके बाद क्या होता है, वो कुछ छूता है। तो जैसे ही उसने छुआ, उसने शरारत किया, तो लड़की ने पीछे से एक बैक होके मारा, एक झापड़, मतलब बैक फायर हो गई। तो इसको ऐसे याद रखना है, बैक फायर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नोजल नाम का इसने एक व्यक्ति को, एक लड़की के साथ उसने शरारत किया, लड़की ने पीछे मुड़ी मतलब बैक हुई, और एक फायर मतलब जड़ दिए 2-3 तमाचे, है ना। तो बैक फायर ऐसे याद रखना है। तो बैक फायर हो गई राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन पूछे यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा बैक फायर हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताना है, तो ये आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताना है, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है, फिगर है, ये जोड़ का नाम बताना है। ऑप्शन है फ्लैश कॉर्नर जॉइंट, सिंगल फ्लेट लैप जॉइंट, और हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। यहाँ पे आप एक देखोगे कि जब ये सीट है, ये जो एक प्लेट है, अगर इसी के ऊपर पूरा यहाँ पे होता तो इसको हम बोलते हैं फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये जो सीट है वो बिल्कुल ओपन होता है, ये चीज़ जो आपको ये जो पूरा ये जो भाग है, ये आपको क्या ऊपर दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, आधा छिपा हुआ है ना। यहाँ पे देखोगे आधा यहाँ पे दिख रहा है और आधा छुपा हुआ है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ये हमारा हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट राइट आंसर होगा। कैसे होगा, हाफ, और यहाँ पे जो कोने हैं ये सीट जोड़ा जा रहा है वेल्डिंग के माध्यम से, और यहाँ पे जो हाफ यहाँ पे दिख रहा है और हाफ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो ये है इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। इस टाइप से आपको याद रखना है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, हमें आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हमें हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है और लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, लो वोल्टेज को यहाँ पे आप लिख लीजिए लो LV लिख लीजिए लो वोल्टेज, और हाई एम्पियर को यहाँ पे लिख दीजिए हाई एम्पियर, ऐसे I लिख दीजिए। तो हमें वेल्डिंग में हाई एम्पियर और लो वोल्टेज की ज़रूरत होती, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से ये होता है कि जो हमारा हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, जो हमारा हाई वोल्टेज होता है उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। किसके माध्यम से, एसी वेल्डिंग के माध्यम से। अगर वो हमारी लो एम्पियर होगी, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो हमारी लो एम्पियर होगी, तो लो एम्पियर को क्या करता है, वो हाई एम्पियर में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाई एम्पियर में हमारा कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे LI होगा यहाँ पे, तो लो एम्पियर को किस में कन्वर्ट कर देता है, हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो
एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग ये है कि हाई वोल्टेज और लो एम्पियर को वह कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में और हाई एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है एसी वेल्डिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित का इन कन्वर्ट टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एंड हाई करंट एम्पियर हाई एम्पियर में कन्वर्ट करता है एसी वेल्डिंग मशीन। ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 237 में हमसे पूछा है इस एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग का ट्रांसफार्मर का नुकसान ये होता है कि इसका प्रयोग हम नॉन फेरस मेटल में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान ये होता है कि यह अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती। जो हमारी एसी वेल्डिंग सप्लाई होती है ये हम अलोह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग में मशीन का उपयोग किया सकता है। क्या पूछा है? विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग में प्रयोग कर सकते हो। तो विद्युत लाइनों से दूर हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए मोटर जनरेटर सेट भी हमारी क्या है बिजली के माध्यम से चलाई जाती है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, रेक्टिफायर सेट भी नहीं होगा और एसी वेल्डिंग भी नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इंजन जनरेटर सेट होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंजन जनरेटर सेट जो हमारा डीजल पेट्रोल के माध्यम से चलाई जाती है। तो इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारी विद्युत मतलब बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है 239 विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग पूछा जा रहा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वह आर्क वेल्डिंग मशीन है जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा बेहतर हीट का वितरण प्रदान करती है, मतलब बहुत अच्छे से हीट का प्रसार होता है। तो वो हमारी रेक्टिफायर सेट के माध्यम से क्या होता है हमारा बेहतर ऊष्मा और इलेक्ट्रोड के माध्यम से वितरित होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मोटर जनरेटर सेट होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इनके माध्यम से प्रॉपर हीट का संचालन नहीं हो पाता है। वो रेक्टिफायर सेट के माध्यम से हमारा बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान हो पाता है। किसके माध्यम से? वो आर्क वेल्डिंग के माध्यम से, आर्क वेल्डिंग मशीन। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ पेंटेड ऑन द एसीटिलीन गैस सिलेंडर। एसीटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो वो एसीटिलीन सिलेंडर जब भी पूछा जाए तो एसीटिलीन सिलेंडर में हमारा मैरून रंग का पेंट होता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का पूछेगा तो काला होता है। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप ऑफ फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है, पहले हमें टेक्निक को समझना है। कौन सी ये वेल्डिंग मेथड है? ये हमारी लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है। दो विधियां होती है वेल्डिंग, एक लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग होती है, एक राइट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मतलब बाएं हाथ से वेल्डिंग। बाएं हाथ की वेल्डिंग मतलब यहाँ पे होता है, अगर बाएं हाथ की वेल्डिंग है तो इसमें उल्टा होता है कि हम जॉब के दाएँ सिरे से वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं और बाएँ सिरे तक की ओर जाते हैं। ये हमारा बाएं हाथ की वेल्डिंग होती है, जिसको हम इंग्लिश में लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है फॉरवर्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको हम फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में एंगल पूछा जाता है, जो यहाँ पर पूछा गया है। एंगल क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है कि लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड का एंगल कितना होता है। एक जॉब होता है और एक फिलर रॉड होता है, जिसे हम एक हाथ से पकड़ते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि फिलर रॉड और जॉब के बीच में हमारा कितना एंगल होता है। तो फिलर रॉड का जब भी पूछेगा तो सेम होता है, राइट वार्ड वेल्डिंग का भी पूछेगा या फिर लेफ्ट वार्ड का वेल्डिंग का पूछेगा, दोनों में हमारा फिलर रॉड का एंगल सेम रखा जाता है। तो फिलर रॉड का एंगल कितना रखा जाता है? 30 से 40 डिग्री रखा जाता है। तो 30 डिग्री हमारा कितना हो गया? हमारा फिलर रॉड का एंगल हो गया। दूसरा इसमें ये पूछा था
तो एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकल आया। इन्होंने पहले पूछा है कि ब्लो पाइप और फिलर रॉड का एंगल पूछा है, किसके माध्यम होगा, जॉब होगा, एक जॉब होगा जिस पे हम वेल्डिंग कर रहे होंगे, एक हमारा फिलर रॉड होगा, ठीक है, एक हम ब्लो पाइप इधर बना लेते हैं, एक ब्लो पाइप होगा जिसे हम दाएं हाथ सिरे से पकड़ रहे होंगे, और एक इधर हमारा फिलर रॉड होगा, ठीक है। तो इसमें एक टिप होती है, आपको पता होगा ब्लो पाइप में। तो यहाँ पे पूछा कि ब्लो पाइप की जो टिप है वो जॉब की सतह के बीच में हमारा कितना कोण बनता है, तो इधर से ऐसे कोण बनता है, ठीक है। तो वो हमारा रखा जाता है 60 से 70 डिग्री। कितना रखा जाता है फ्रेंड्स, हमारा 60 से 70 डिग्री हमारा लेफ्ट वर्ड टेक्निक में हमारा एंगल होता है। तो 60 से 70 किस में होता है, ये हमें याद रखना है। 60 से 70 होता है हमारा लेफ्ट वर्ड टेक्निक में होता है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में होता है, ये हमारी विधि है। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हमारा 60 से 70 एंगल रखा जाता है। और 60 से 70 किस में रखा जाता है, ये हमारा ब्लो पाइप की टिप और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है। मान लो ये हमारा प्लेट है और ये हमारा, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा मान लो जी ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये मान लो हमारा ये क्या है, हमारा जॉब है, और ये हमारा क्या है, ब्लो पाइप है, ठीक है। ब्लो पाइप में एक टिप होती है, तो ये जो टिप होगी ये जॉब की सहायता से कुछ ना कुछ तो झुकी होगी, यही हमारा एंगल पूछता है, ये वाला एंगल हमारा पूछता है कि एंगल कितना होता है। तो वो एंगल हमारा 60 से 70 होता है। तो 60 डिग्री हो गया हमारा ब्लो पाइप का और 30 डिग्री हो गया फिलर रॉड का। क्योंकि 60 से 70 होता है हमारा फिलर रॉड का, 60 से 70 हमारा किसका होता है, हमारा हाँ ब्लो पाइप का होता है, और 30 से 40 जो होता है वो फिलर रॉड का होता है। फिलर रॉड दोनों सेम है, दोनों में सेम होता है। कैसे सेम होता है, अगर यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे इन्होंने लेफ्ट वर्ड का पूछा है, अगर वो पूछ लेता है राइट वर्ड वेल्डिंग का पूछ लेता है, किसका पूछ लेता है, यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे क्या लिख दिया, अगर राइट लिख दे तो क्या आंसर होगा। तो राइट वर्ड वेल्डिंग में क्या होता है, जो हमारी अंतर कितना, एंगल का अंतर होता है और विधि का अंतर होता है। राइट वर्ड वेल्डिंग में हम लेफ्ट से राइट की ओर हम वेल्डिंग करते हैं, और राइट वर्ड वेल्डिंग को एक दूसरा नाम होता है बैकवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं, ये याद रखना है। और यहाँ पर जब हमारा फिलर रॉड जो होता है वो हमारा इधर की तरफ होगा या फिर जिधर की तरफ आप समझ लीजिए, तो फिलर रॉड की जो टिप है और जॉब है उसके दोनों के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो राइट वर्ड वेल्डिंग में वो हमारा 40 से 50 होता है, ठीक है। तो 40 से 50, अगर यहाँ पे वो राइट वर्ड दे देता तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा। एक ऑप्शन और होता जिसमें ऑप्शन में वो 40 डिग्री देता और 30 डिग्री देता, तो वहाँ पर 40 और 30 हो सही होता। कैसे होता है, 40 और 50 क्या है हमारा, 40 से 50 हमारा होता है हमारा ब्लो पाइप का एंगल रखा जाता है, और 30 से 40 जो होता है वो हमारा फिलर रॉड का एंगल रखा जाता है। अब ये जो 40 और 30 हमने बताया ये किसका है, राइट वर्ड वेल्डिंग का है। अगर वो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का पूछता तो वो यहाँ पर 60 और 30 होता है, 60 और 30 होता है, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का और ये होता है राइट वर्ड वेल्डिंग का। तो ये याद रख लीजिए, 60 और 30 होता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का, और राइट वर्ड वेल्डिंग का 40 और 30 होता है। लेकिन आपको रट्टा नहीं मानना, मान लो क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया तो आप फंस जाओगे। तो 60 क्या होता है, ये हमारा ब्लो पाइप का एंगल होता है। ब्लो पाइप का एंगल मतलब ब्लो पाइप की जो टिप है और जॉब की सतह है उसके बीच में जो हमारा कोण है वो 60 डिग्री का है, और जो 30 डिग्री का कोण है वो हमारा फिलर रॉड और जॉब के बीच, जॉब की सतह और फिलर रॉड का जो पॉइंट है उसके बीच में जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री है। फिलर रॉड का जो कोण है वो दोनों में सेम रहता है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को हम दूसरा नाम क्या हमने बताया था, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को हम बोलते हैं, इसको हम हिंदी में अगर हम बोलें वामावर्त वेल्डिंग बोलते हैं, और इसे हम फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। अगर राइट वर्ड वेल्डिंग का पूछे दूसरा नाम, तो राइट वर्ड वेल्डिंग का दूसरा नाम होता है बैकवर्ड वेल्डिंग, ठीक है, याद रहेगा। बहुत अच्छे से बताया और इस क्वेश्चन में बहुत टाइम भी लग गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप एग्जाम में जाओगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, लेकिन आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आया हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप दोबारा ये वीडियो कंप्लीट आप देख लो, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 में, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग, अभी हमारी क्लास कितने टाइम की हो गई, 38 मिनट की हो गई है।
तो अभी हम लोग कंटिन्यू और कर लेते हैं ताकि 10 दिन में हम लोग को कंप्लीट भी करना है सिलेबस। अगर हम कम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा निर्धारित करता है? इलेक्ट्रोड का व्यास। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ऑफ डिलीवरी। वेल्डिंग करते समय करंट जो होता है वो हमारा किस पे निर्भर करता है कि हमें करंट जो है वो कितनी हमें देना है। वो हमारा इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड का हमारा व्यास कितना है। उसी के आधार पे वेल्डिंग करते समय हम जो हमारी जो करंट की धारा होती है वो हम देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 243 में हमसे पूछा है, What is the OCV for welding in step down transformer which reduce the main supply voltage? तो यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। देखिए यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्टेज हमारा क्या करता है, ये कम करता है। ये क्या करता है, 220 वोल्टेज को ये 40 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो 440 का जो वोल्ट होता है वो इसमें कन्वर्ट करता है 100 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है, यही हमारी OCV होती है। वो क्या है, वोल्टेज को यहाँ पे कम कर देता है। तो 40 और 100 हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ द welding machine designed to supply both AC and DC current the welding for ferrous and non ferrous metal using all types electrode। हिंदी में पूछा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके, वह कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातु की वेल्डिंग करने के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए हम डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे सिंपल से पूछा जा रहा है कि हमें लौह फेरस में भी हमें वेल्डिंग करना है और हमें अलौह धातु की भी वेल्डिंग करना है। उसके लिए हम कई प्रकार के हम इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग कर रहे हैं, और AC और DC दोनों की मदद से हम यहाँ पे वेल्डिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जैसे हमने पीछे भी पढ़ाया था कि AC वेल्डिंग सप्लाई के माध्यम से हम नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो हमारा होता है, बताना है आपको, रेक्टिफायर सेट होता है। रेक्टिफायर सेट के माध्यम से हम AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पे जो डिजाइन की गई है रेक्टिफायर सेट के माध्यम से हम अगर हमें AC वेल्डिंग करना है तो AC वेल्डिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं, और DC वेल्डिंग भी हम कर सकते हैं। आपको पता है DC वेल्डिंग के माध्यम से हम फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों मेटल के हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जबकि AC वेल्डिंग सप्लाई के माध्यम से हम केवल फेरस मेटल की ही वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन रेक्टिफायर सेट के माध्यम से हम AC वेल्डिंग सप्लाई और DC वेल्डिंग सप्लाई दोनों निकाल के हम अच्छे से प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा का संचालन का नाम बताएं। तो एक वेल्डिंग प्लांट में एक फिगर दिया गया है कि आकृति दिखाई गई वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का यहाँ पे नाम बताना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्रेसर फ्यूज को निकालना है, गैसों को साफ करने के लिए, सतह को ठंडा करना है, पानी सतह को साफ करने के लिए। क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन है, निकास वाहिनी फ्यूज को गैसों को पकड़ती है। तो एक्सोडस्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम पहचाने। एक हमारा यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है सेफ्टी प्लग, स्टील की बोतल, वॉल स्पिंडल और डिसॉल्व एसिटिलीन। क्या होगा राइट आंसर? इसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी प्लग बोलते हैं। इज द राइट आंसर सेफ्टी प्लग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन अकर्स
इन द विल्ड डायरेक्शन, विल्डिंग दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम? तो विल्डिंग दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स हम बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन बोलते हैं विल्डिंग दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो उसको हम बेवल बोलते हैं। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे को क्या कहते हैं? बेवल कहते हैं। इज द राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। आकृति में एक फिगर दिया गया, इस वेल्डिंग दोष को पहचाना। एक पीछे वेल्डिंग दोष आया था जिसमें लैक ऑफ फ्यूजन की कमी हमें वहाँ पे हमने बताया था, फ्यूजन का वहाँ पे दोष था। यहाँ पे आपको बताना ये कौन सा हमारा दोष है। तो यहाँ पे जो हमारा दोष है वो अंडरकट का यहाँ पे दोष दिखाया गया है। तो ये हमारा कौन सा दोष है? अंडरकट का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय, क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? ठीक है, वेल्डिंग करते समय जो सिलेंडर की जो चाबी होती है उसको हम सिलेंडर से हटाते क्यों नहीं, सिलेंडर में ही क्यों लगाए रखते हैं? वो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है गैस को रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, बार बार खोलना बंद करने के लिए, आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए। मान लो आग लग गई है तो अब हम चाबी ढूंढेंगे या फिर कहीं दूर रख दिया तो चाबी लाएंगे, तो इतने में समय लगेगा, इसलिए हम चाबी को खोलते नहीं है, चाबी उसमें लगी रहती है ताकि हम आग, जब भी आग वगैरह लग जाए तो तुरंत हम उसको वाल्व को बंद कर सकें। तो आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? लगभग 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, क्योंकि 215 हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन कर लिए थे और हमने अभी तक कितने किए? 250 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो लगभग हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और हम क्वेश्चन लगभग 35 से 40 से 50 हम लोग कंटिन्यू और आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि जैसे हम कोई क्वेश्चन है उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने लगते हैं तो क्लास थोड़ा टाइम जो है, जैसे वीडियो मान लो आप चाहते हो कि 30 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का हो जाता है, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन अगर किया जाएगा तो टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम केवल आंसर बता देंगे क्वेश्चन का तो वो फिर आप भी रट सकते हो, आप PDF ओपन कर लोगे और क्वेश्चन का आंसर रट लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आप रट लोगे फिर 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर याद भी रहे और उसका मतलब भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कि हाँ इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ और फीडबैक जो है आप लोगों का बहुत ज़रूरी रहता है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द अपलोड करें। और 100% हमारी पूरी कोशिश रहेगी कल हमारी नेक्स्ट क्लास इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में एक और वीडियो अपलोड कर दें, जिससे कि जल्द से जल्द हमारी जो टारगेट है कि 700 क्वेश्चन आपको 10 से 15 दिन में कराने, क्योंकि आपके अभी 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर बाकी, ये भी हमारा 1st सेमेस्टर चल रहा है, तो परेशान नहीं होना, यहीं से सारा पेपर आएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। बस आपको सपोर्ट बनाए रखना है, कोशिश करना है कि वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहना है। जब भी क्लास आए तो आप देख लीजिए पूरी क्लास और 5 व्हाट्सएप वीडियो में, जो भी 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं ITI के, उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा इसमें अच्छे व्यू आएंगे, बहुत अच्छे लोग देखेंगे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मान लो 200, 300 लोग, 400 लोग या 600 लोग देख लेते हैं, केवल 800 लोग देख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि फिर हमारा मन नहीं होता, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का कुछ हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। और आपको पता है यूट्यूब में इतना अर्निंग नहीं होता है, लगभग 3000 व्यू जब मिल जाते हैं, आपको हम बता दें जब 3 से 4000 जब व्यू होते हैं एक वीडियो में, तब $1 बनता है, और $1 में आपको पता है 75 रुपये होते हैं। तो जब मान लो 1000 लोग देख लेते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आपको शेयर करना ताकि 1000 से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, प्यार करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। फिर भी जितने भी लोग देखते हैं तो आप लोगों के हम डेली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि जब हम वहाँ पर देखते हैं कितने % लोग देखते हैं तो केवल वहाँ पर शो होता है कि 40% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए और 60% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा मत करिए, है ना। इसमें सब्सक्राइब करने में कोई भी आपका पैसा नहीं जा रहा, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, फ्री में आपको वहाँ पे आपको PDF दे देंगे। अगर आप भारत स्किल वेबसाइट में भी जाकर आप PDF इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो किसी भी डेट की हो, ठीक है। भारत स्किल वेबसाइट आप जानते ही होंगे अच्छे से। चलिए, आशा करते हैं सभी इन्फॉर्मेशन, जो छोटी से छोटी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दिया है। और आपको पता भी होगा कि AITT का मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है। 2 से 3 हम मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें एक मॉक टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट में कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 2 से 3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो इसकी फ़ीस है, आपको पता है, इसकी फ़ीस 25 रुपये मात्र रखी गई, केवल 25 रुपये फ़ीस होगी। और थोड़ा सा अलग से 2-3 रुपये चार्जेस कटेगा जो आप पेमेंट करोगे, तो वो आपको देना होगा। जो हमारी फ़ीस है वो हमारी 25 रुपये है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर एक लिंक होगी, उस पर आप पेमेंट करके आप AITT मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। देख सकते हो कि हमारी तैयारी कितनी है। तो आशा करते हैं कि आप AITT मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि हमें और थोड़ा बेहतर काम करने की मोटिवेट हो सके। चलिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और मम्मी पापा का भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।